प्यारे विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने निबंध शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाना था। आज हम निबंध का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। निबंध शब्द की जब व्युत्पत्ति के बारे में हमने जाना था तो हमने पाया था कि निबंध शब्द मूलतः संस्कृत से आया है और जहाँ धातु से उपसर्ग और प्रत्यय लग कर के दो तरह के शब्दों का निर्माण होता है और उसी से उसका अर्थ निखर करके हमारे सामने आता है। जब वर्तमान में निबंधों के बारे में हम जानते हैं तो हमारे सामने एक शब्द और आता है, वो है ऐसे। निबंध शब्द जहाँ से संस्कृत से आया है, वहीं ऐसे शब्द पश्चिम से हमारे पास आया है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय के अंत में करेंगे। ऐसे शब्द से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि निबंध का आधुनिक रूप अधिकांशतः पाश्चात्य ही है, अतः इसे ऐसे के पर्याय के रूप में ही देखा जाता है। जब हम यहाँ निबंध की बात करते हैं, आधुनिक काल के निबंधों के बारे में हिंदी में जब चर्चा होती है तो हम मानते हैं कि ऐसे और निबंध तकरीबन एक है। अब निबंध के स्वरूप को समझने के लिए हमें भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों तरह के विद्वानों के निबंधों के बारे में जो विचार रहे हैं या उन्होंने जिस तरह से परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं का हमें अध्ययन करना होगा। हम मात्र ये परिभाषा नहीं दे सकते कि हम भारतीय हैं इसलिए भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जब हम जान रहे हैं कि हमारे निबंधों पर पाश्चात्य प्रभाव रहा है तो निश्चित तौर पर हम मात्र भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जान करके निबंधों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः हमें पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई निबंध की परिभाषाओं के बारे में भी जानना होगा और उसके साथ साथ हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए निबंधों को ही यहाँ हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय विद्वान निबंधों के बारे में क्या कहते हैं उसको भी हमें जानना होगा। अतः हमें दोनों तरह के विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषा है निबंध के बारे में, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अनेक विद्वानों द्वारा निबंध के बारे में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की गई। उनमें से कुछ ने इसे परिभाषा के रूप में हमारे सामने स्पष्ट किया, तो कुछ ने निबंध की विशेषताओं के बारे में इसे स्पष्ट करने की कोशिश की। हालांकि उसे हम पूरी तरह परिभाषा तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन फिर भी निबंध क्या है उस बारे में हमारे विचारों को स्पष्ट करने में वो हमारे लिए काफ़ी सहायक रहेंगे। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहला नाम लेते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के अनुसार निबंध मन की उच्छृंखल तरंग है जो नियमित कथा तथा कृति मात्र होती है। उसमें न कोई क्रम होता है और न नियमबद्धता। इस प्रकार निबंध एक उच्छृंखल भावनाओं की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। अब हम देखें तो पाएंगे कि सैमुअल जॉनसन निबंध को एक उच्छृंखल रचना मानते हैं, एक तरंग की तरह मानते हैं जो पानी में उठती है। तरंग हमेशा मुक्त दशा में होती है, वो बाधाओं को नहीं मानती, और यही बात वो कहते हैं कि यह एक उच्छृंखल तरंग है जो नियमित कथा तथा एक
सामान्य रचना मात्र अर्थात कृति मात्र होती है। और ये ऐसी कृति होती है जिसमें न तो किसी प्रकार का कोई क्रम होता है और न ही ये किसी प्रकार से नियमों में बंधी होती है। यह तो एक बिना बाधाओं के भावनाओं की एक साहित्यिक अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से सैमुअल जॉनसन निबंध के बारे में हमको बताने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में हम एक दूसरा नाम लेते हैं जिन्होंने निबंध के बारे में अपनी बात, अपना विचार रखा और हमें बताया, वो थे ओसबर्न्स। ओसबर्न्स हमें बताते हैं कि निबंध किसी समसामयिक विषय पर हल्के औपचारिक लेख को कहते हैं। इनके अनुसार निबंध जो है, जो तात्कालिक घटनाएं होती है, तात्कालिक विषय होते हैं, उन विषयों पर हल्के फुल्के रूप में औपचारिक रूप से जो विचार लिखे जाते हैं उनको निबंध कहते हैं। तो यहाँ हम इन दोनों परिभाषाओं में देखते हैं कि ये दोनों ही जब निबंध को परिभाषित करते हैं तो निबंध को कोई गंभीर रचना के रूप में नहीं लेते, बल्कि निबंध को ये बहुत हल्के रूप में लेते हैं और इसके माध्यम से सोचते हैं कि मनुष्य हल्के फुल्के रूप में अपने विचारों को जो अभिव्यक्ति देता है वही निबंध होता है। अगला जो नाम आता है पश्चिम विद्वानों में वो है प्रिस्टले। प्रिस्टले निबंध की परिभाषा देते समय बताते हैं कि निबंध किसी मौलिक व्यक्ति की निश्चल आत्माभिव्यक्ति को कहते हैं। अब देखिए यहाँ प्रिस्टले क्या कह रहे हैं, ये आत्मा की अभिव्यक्ति, और वो भी किस तरह की, निश्चल अभिव्यक्ति। और निश्चल अभिव्यक्ति कैसे व्यक्तित्व की, मौलिक व्यक्तित्व की, अर्थात बनावट नहीं, नकल नहीं, बल्कि वो उसकी खुद की, उसका खुद का जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व को निश्चल रूप से बिना किसी बनावट के भीतर से जो आवाज़ उठती है, जो आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वही निबंध होता है। तो यहाँ ये थोड़े से दार्शनिक हो जाते हैं क्योंकि इसमें एक आत्मा की अभिव्यक्ति की बात होती है। तो आत्मा क्या है, इस पर तो एक लंबा चौड़ा अलग से व्याख्यान हो सकता है जो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। अगले विद्वान आते हैं बेकन। इनके अनुसार निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के कतिपय पृष्ठ हैं। निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के कतिपय पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। एक छोटी सी परिभाषा है और ये इसमें स्पष्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ें हमें अलग अलग समझनी होगी पहले कि निबंध क्या है। निबंध एक केंद्रीभूत ज्ञान, अर्थात दुनिया में ज्ञान बहुत बिखरा हुआ पड़ा है, उसमें से ऐसा ज्ञान जो हमारे पास केंद्रीभूत रूप में उपलब्ध हो गया है, जिस जो निबंध का लेखक है उसके पास, उसके कतिपय पृष्ठ हैं। चूँकि निबंध बहुत लंबी चौड़ी रचना हो, दुनिया का ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है, तो सब पृष्ठ इसमें शामिल नहीं हो सकते, पूरा ज्ञान इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो यहाँ कुछ पृष्ठ उस ज्ञान का कुछ हिस्सा जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति हो, अर्थात जो ज्ञान निबंधकार व्यक्ति ने प्राप्त किया है, उस ज्ञान, उस विचार की सहज अभिव्यक्ति जिस माध्यम से व्यक्ति करता है वह माध्यम निबंध कहलाता है। तो यहाँ ये एक ज्ञान की अभिव्यक्ति का माध्यम निबंध को मानते हैं, ये बेकन का कहना है। फिर अगले विद्वान आते हैं सैंतवे। पश्चिम के विद्वान हुए हैं एक सैंतवे। इनके अनुसार निबंध साहित्य व्यक्ति का अत्यंत कठिन परंतु प्रमोदपूर्ण अंग है, क्योंकि इसमें लेखक गंभीरता और उसकी गागर में सागर भरने की शक्ति का संकेत मिलता है। तो यहाँ इस परिभाषा को एक बार हम फिर देखते हैं। निबंध साहित्याभिव्यक्ति का
अत्यंत कठिन परंतु प्रमोदपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसमें लेखक की गंभीरता और उसकी गागर में सागर भरने की शक्ति का संकेत मिलता है। तो ये भी जब निबंध के बारे में बताते हैं तो ये कहते हैं कि निबंध किसी भी साहित्यकार की या किसी भी व्यक्ति की जो कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, वो अभिव्यक्ति जो देता है वो अभिव्यक्ति होती है साहित्यिक अभिव्यक्ति। तो ये निबंध को एक साहित्यिक अभिव्यक्ति मानते हैं। और अगली बात जो ये कहते हैं अपनी परिभाषा में, वो कहते हैं कि यह अत्यंत कठिन अंग है, लेकिन कठिन होते हुए भी यह प्रमोदपूर्ण भी है, अर्थात कठिनाई के साथ साथ निबंध में प्रमोद भी होता है। क्यों होता है वो भी आगे लेखक स्पष्ट करते हैं। वो आगे कहते हैं कि लेखक की गंभीरता कि लेखक ने जो विचार अभिव्यक्ति की यहाँ कोशिश की है उसमें वो कितना गंभीर है और उसकी गागर में सागर भरने की शक्ति कितनी है, अर्थात थोड़े में बहुत सारा कह देने की शक्ति उसकी कितनी है, वो संकेत जिस रचना में मिलता है वो निबंध रचना होती है। तो यहाँ इन्होंने निबंध के बारे में एक बहुत अच्छी और स्पष्ट परिभाषा देने की कोशिश हमारे सामने की है। अगली जो परिभाषा हमारे सामने आती है वो है हॉलवर्ड और हिल द्वारा दी गई परिभाषा। ये दोनों ही पश्चिम के विशिष्ट विद्वान हुए हैं और इन्होंने निबंध के बारे में जो मन में विचार इनके रहे हैं उनको प्रकट करते हुए कहा है कि निबंध या साहित्यिक निबंध किसी विषय का कोई संक्षिप्त रूप नहीं होता। निबंध या साहित्यिक निबंध किसी विषय का कोई संक्षिप्त रूप नहीं होता, अपितु उसे हम लेखक के मस्तिष्क से उत्पन्न वस्तु विशेष के प्रति उद्भूत प्रतिक्रियात्मक चित्र की अभिव्यक्ति कह सकते हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता वैयक्तिकता अथवा अहम की भावना का प्रकाशन है। अब हम इस परिभाषा को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये क्या बताना चाहते हैं। पहली चीज ये जो कहते हैं कि निबंध या साहित्यिक निबंध, ये दोनों को बहुत अलग नहीं मानते। वो रचना होती है जो पहले लोगों ने कहा है कि निबंध एक संक्षिप्त रचना है, तो ये कहते हैं कि निबंध कोई संक्षिप्त रचना नहीं होती। किसी भी विषय पर जब विचार करते हैं तो वो कोई संक्षिप्त में विचार नहीं होता, अपितु उसे हम लेखक के मस्तिष्क में उत्पन्न वस्तु विशेष के प्रति, लेखक जो देखता है उसके प्रति जो प्रतिक्रियात्मक चित्र की अभिव्यक्ति उद्भूत होती है, उत्पन्न होती है, जो रचना उसने देखी है, जो गतिविधि उसने देखी है, जो वस्तु उसने देखी है, उसका जो चित्र उसके मन में होता है वो किस रूप में उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है, वो बात इसमें रखनी है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता, इसके साथ साथ इसकी जो और विशेषता हम कह सकते हैं इन चीज़ों के साथ साथ, वो ये होती है कि इसमें उस व्यक्ति की, उस लेखक की वैयक्तिकता निश्चित रूप से होती है, अर्थात उसके अहम की भावना का प्रकटीकरण भी इसमें होता है, उसका प्रकाशन इसमें होता है। फिर हम आते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध डिक्शनरी मानी जाती है दुनिया की। उसमें निबंध के बारे में क्या विचार अभिव्यक्त किए गए हैं या निबंध की क्या परिभाषा दी गई है, उसे भी हमें जान लेना आवश्यक हो जाता है। ये हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि निबंध किसी विषय विशेष अथवा
किसी विषय के अंश पर, निबंध किसी विषय विशेष अथवा किसी विषय के अंश पर लिखी गई साधारणतः विस्तार वाली रचना है, जिसमें आरंभ में अपरिपूर्णता की भावना निहित रहती थी, जिसमें आरंभ में अपरिपूर्णता की भावना निहित रहती थी, लेकिन अब उसका प्रयोग एक ऐसी रचना के लिए होता है जिसकी परिधि सीमित होने पर भी शैली प्राय प्रौढ़ एवं परिमार्जित होती है। अब हम इसको स्पष्ट करेंगे परिभाषा को कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में असल में निबंध के बारे में क्या कहा गया है। कि निबंध एक विशेष रचना होती है और किसी विषय विशेष पर या किसी विषय के अंश पर, ये नहीं है कि पूरे विषय पर हो, विषय बहुत लंबा चौड़ा हो तो उसके किसी अंश विशेष पर विस्तार वाली रचना, अर्थात रचना कैसी है, विस्तार वाले, जिसमें आरंभ में अपरिपूर्णता की भावना निहित रहती है। अर्थात निबंध ऐसे लगता है जैसे कि यह जो प्रकटीकरण भावनाओं का हो रहा है, विचारों का हो रहा है, वो अपरिपूर्ण है। लेकिन जो वर्तमान में निबंध का रूप चल रहा है उसको यहाँ आगे लेते हुए कह रहे हैं कि इसका प्रयोग अब ऐसी रचना के लिए होता है जिसकी परिधि सीमित होने पर भी इसकी शैली जो है वो प्राय प्रौढ़ और परिमार्जित होती है। अर्थात प्रारंभ में जब निबंधों की रचना की जाती थी तब तो इसको अपरिपूर्ण रचना के रूप में देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में ये काफ़ी प्रौढ़ रचना मानी जाती है। इसका बारे में ये तत्व निखर करके हमारे सामने आता है। अब आते हैं हडसन क्या कहते हैं। हडसन निबंध के बारे में बताते हुए कहते हैं कि निबंध एक सामान्य कलेवर की अधिकांशतः गद्य में लिखी वह रचना है जिसमें किसी विषय का सरल चलताऊ निरूपण होता है तथा जो विशेषतः केवल उसी विषय से संबद्ध है जिसका कि लेखक पर जैसा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जब हडसन की परिभाषा को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने पहल ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि निबंध एक गद्य रचना होती है। हालांकि संस्कृत में और वर्तमान में हमारे हिंदी में भी निबंध लिखते समय बीच बीच में पद्य का प्रयोग होता है, लेकिन मूलतः निबंध एक गद्य की ही रचना होती है। तो ये कहते हैं कि सामान्य कलेवर, निबंध का कलेवर अर्थात शरीर गद्य का होता है और गद्य का प्रयोग करते हुए किसी भी विषय का सरल और चलताऊ निरूपण होता है। यहाँ दो चीज़ें कह रहे हैं, सरल कहते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चलताऊ में आज के संदर्भ में जो चलताऊ शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन हो सकता है कि लेखक का विचार चलताऊ कहने का ये नहीं हो जो कि वर्तमान में चल रहा है, कि इनका प्रकटीकरण सरल और चलताऊ रूप में होता है तथा जो विशेषतः केवल उसी विषय से संबंधित होता है, उसी विषय से संबंध रखता है जिसका कि लेखक पर जैसा प्रभाव पड़ता है। अर्थात निबंध में वैसा ही लिखा जाता है जैसा कि वो लेखक उस विषय के बारे में जानकारी रखता है और उसका, उस जानकारी का, उस ज्ञान का, उस वस्तु का, उस घटना का उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी में एक अन्य स्थान पर कहा गया है, निबंध वह रचना है जिसमें किसी बात को सिद्ध करने अथवा उदाहरणों द्वारा
प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया जाता है और जो सामान्यतया एक प्रबंध की अपेक्षा संक्षिप्त और कम व्यवस्थित एवं पूर्ण होते हैं। यहाँ ये बात प्रकट की गई है कि निबंध एक ऐसी रचना होती है जिसमें किसी बात को सिद्ध करने के लिए, देखो यहाँ एक नई चीज़ आ गई और ये एक वैज्ञानिक पहलू लेकर के यहाँ लेखक चलता है कि सिद्ध करना ये एक विज्ञान का पहलू है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें किसी भी बात को सिद्ध करने की कोशिश होती है या फिर उदाहरणों द्वारा उस विषय को प्रतिपादित किया जाता है, अर्थात उसको हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया जाता है। और सामान्यतया एक प्रबंध की अपेक्षा, अर्थात निबंध जो है कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि प्रबंध बहुत बड़ा होता है, निबंध उतना बड़ा नहीं हो सकता। प्रबंध की अपेक्षा संक्षिप्त होता है और कम व्यवस्थित होता है। प्रबंध के नाम में ही प्रबंध अर्थात व्यवस्था झलकती है, लेकिन निबंध में ये प्रबंध की तुलना में कम व्यवस्थित होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें पूर्णता होती है। जिस विषय पर बात करते हैं उस विषय की पूर्णता इसमें पाई जाती है। हालांकि लेखक यहाँ कहते हैं कि ये सब इसमें प्रबंध की अपेक्षा कम मिलता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निबंध के बारे में दी गई जानकारियों को समझने का प्रयास किया गया और ये जानने का प्रयास किया कि उनकी नज़रों में निबंध क्या है और हम हमारे वर्तमान में जो आधुनिक निबंध हैं हिंदी में, वो किस तरह इनकी परिभाषाओं पे खरे उतरते हैं, या आगे हम हमारे भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन विद्वानों द्वारा रखे गए विचारों का हमारे भारतीय विद्वानों पर क्या प्रभाव पड़ा है या भारतीय निबंधकारों पर किस तरह से इनका प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ आप लोगों को यदि आवश्यकता हो तो इस संदर्भ में इस विषय का अध्ययन करके, इससे संबंधित नोट्स का अध्ययन करके, निबंध के बारे में जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करके जानने का प्रयास आप करेंगे। और यदि आपके कोई समस्या इस बारे में आती है तो वो उस पर चर्चा हम आगे फिर से कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।